सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधीर श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पुनः हम लोग स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संदर्भित सूत्रों के व्याख्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग स्त्री प्रत्यय प्रकरण का भी आरंभ करते हैं। तो प्रथम सूत्र उपदेश किया गया स्त्रियाम। स्त्रियाम यह अधिकार प्रकार का सूत्र है। अधिकारोयम समर्थानाम इति यावत। तो प्रत्येक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अध्येता को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि जब कोई सूत्र सामने आए तो उस सूत्र में विद्यमान पद, विभक्ति, समास क्या है, संधि क्या हुई है, अनुवृत्ति किस सूत्र से आ रही है, परिभाषा कौन कौन सी यहाँ पर लग सकती हैं, इस सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र का उदाहरण क्या है, सूत्र का पदकृत्य क्या है, प्रत्युदाहरण क्या है और किस सूत्र से बाध्य बाधकता सूत्र के प्रयोजन हैं, इन प्रयोजनों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब स्त्रियाम इस सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्त्रियाम यह एक पदात्मक सूत्र है, अधिकार प्रकार का सूत्र है। स्त्रियाम यह सप्तम्यंत एक वचन पद, सप्तम्यंत एक वचनांत रूप है। स्त्रियाम का अधिकार अष्टाध्यायिक क्रम से समर्थानाम प्रथमाद्वा इस सूत्र से पहले तक अर्थात तद्धिता इस सूत्र तक प्रत्येक सूत्रों में स्त्रियाम यह अधिकार के रूप में उपस्थित होता है। अब मित्रों, जिज्ञासा होती है कि स्त्री प्रत्यय प्रकरण में कितने प्रत्ययों का परिगणन है और स्त्री किसे कहते हैं इत्यादि विषयों पर जरूर चर्चा कर लेनी चाहिए। तो सर्वप्रथम स्त्री प्रत्यय प्रकरण में जो प्रत्यय गिनाए गए हैं, स्त्रियाम सूत्र के अधिकार में कौन कौन प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, टाप, डाप, चाप। टाप में टकार पकार की संज्ञा तो आ अवशिष्ट बचता है, डाप में डकार पकार की संज्ञा तो आ बचता है, चाप में चकार पकार की संज्ञा तो आ बचता है। कहने का अभिप्राय यह है कि तीनों प्रत्ययों चाप, डाप, टाप, इन तीनों प्रत्ययों में अनुबंध लोप होने के बाद आ मात्र अवशिष्ट होता है। गीप, गीस, गीन। तो गीप में गकार पकार की संज्ञा ई बचता है, गीस में गकार शकार की संज्ञा हो जाती है तो ई बचता है, और गीन में गकार नकार की संज्ञा हो जाती है तो ई बचता है। तो गीप, गीस, गीन में भी ई अवशिष्ट बचती है। सातवां प्रत्यय है ऊंग और आठवां है ती। तो इस प्रकार से 8 प्रत्यय स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो कहाँ पर टाप हुआ है, कहाँ पर डाप हुआ है, कहाँ पर चाप हुआ है, कहाँ पर गीस, गीन, गीप हुआ है, या कहाँ पर ऊंग हुआ है, कहाँ पर ती हुआ है, ये जानने के लिए तत्तद सूत्रों का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रथम सूत्र जो स्त्रियाम है, इस स्त्रियाम सूत्र के अधिकार में 8 प्रत्ययों का उपाख्यान किया गया है। अब आगे स्त्री किसे कहते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर जो प्राचीन वैयाकरण थे उन लोगों ने इस विषय पर सूक्ष्म विचार किया है। लिंग निर्धारण लौकिक लिंग के आधार पर ही हुआ होगा, ऐसा प्राचीन वैयाकरणों का विचार है। जैसे कि एक महाभाष्य में श्लोक प्राप्त होता है, स्तन केशवती नारी स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः उभयोरंतरं यच्च तदभावे नपुंसकम। महाभाष्य का आशय यह है कि स्तन केश आदि स्त्रीत्व के प्रतीक हैं। स्तन केश इत्यादि ये स्त्रीत्व के प्रतीक हैं, तथा लोमशः जो लोमस है अर्थात रोम से युक्त होना,
यह पुंस्त्व का प्रतीक है और इन दोनों के सादृश्य का अभाव होने पर ये न स्तन केश चिन्ह हो न लोमश भी हो, तो ऐसी स्थिति में नपुंसक मानना चाहिए। ये बात इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट होती है। इसी बात को कात्यायन जी ने भी कहा, लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य। इस वार्तिक का आशय यह है, या वार्तिककार जी का आशय यह है कि शास्त्रीय व्यवस्था शब्दों का लिंग निर्णय करने में समर्थ नहीं है। लिंग संबंधित ज्ञान लोक व्यवहार के माध्यम से होता है, या अधिक जानने के लिए लिंगानुशासनम इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। हम लोग सामान्य रूप से स्त्रियाम, इस सूत्रनिष्ठ स्त्री पदवाच्य स्त्री क्या है, इस विषय पर सामान्य चर्चा कर लेते हैं। अब पदार्थ के होने पर भी, किसी वस्तु विशेष की उपस्थिति होने पर 6 कारण होते हैं। 6 कारण ऐसे हैं जिनके चलते जो वस्तु या पदार्थ होता भी है तो भी दिखाई नहीं देता। वो कारण कौन कौन से हैं? तो कहा अति सन्निकर्षात, अर्थात अत्यंत समीप होने पर। कोई वस्तु हमारे अत्यंत समीप विद्यमान है तो क्या दिखाई देती है? अत्यंत समीप, जैसे हमारी आँखों के ऊपर पलकें हैं, आँखों के ऊपर पलकें हैं, अत्यंत समीप में हैं, तो क्या हमारी आँखें पलकों को देख पाती हैं? नहीं देख पाती। तो ये हुआ अति सन्निकर्षात। और अति विप्रकृष्टात, अर्थात अत्यंत दूर होने पर। मान लीजिए हम लोग अपने स्थान में बैठे हैं और चित्रकूट में क्या घटना हो रही है हम देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अत्यधिक दूरी है। और मूर्त्यंतर व्यवधानात्, माने किसी पदार्थ की आड़ होने पर, कोई पदार्थ रखा है और उस पदार्थ को हम देख लेंगे, लेकिन किसी पदार्थ की आड़ नहीं होनी चाहिए, अर्थात किसी पदार्थ का व्यवाय ना हो पदार्थ को देखने में। तो क्या होता है? पदार्थ की प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाती है। लेकिन जब पदार्थ कुछ हम और देखना चाहते हैं और किसी पदार्थ का व्यवधान हो गया, इसलिए भी पदार्थ की उपस्थिति नहीं हो पाती। तमसावृतत्वात्, अर्थात अंधकार से ढके होने के कारण। इंद्रिय दौर्बल्यात्, अर्थात इंद्रियों की दुर्बलता से। और अति प्रमादात, अत्यधिक प्रमाद होने के कारण ये सत्तात्मक जो वस्तुएं हैं, सत्तात्मक जो वस्तु है उस वस्तु की प्रतीति नहीं होती है। तो मित्रों, हम लोगों ने जाना स्त्रियाम, यह सूत्र अधिकार प्रकार का सूत्र है। समर्थानाम प्रथमाद्वा, इस सूत्र के पूर्व तक तद्धिता जो सूत्र है, यहाँ तक इस सूत्र का अधिकार है। अब अग्रिम सूत्र का उपस्थापन करते हैं अजाद्यतश्टाप। अजाद्यतश्टाप, इस सूत्र में 2 पद हैं। अजाद्यतश्टाप, अज आदिर ये शांते अजादयः, अज आदिर ये शांते अजादयः, अजादयश्च अतच तेषां समाहारः इति अजाद्यत। और तस्य अजाद्यतः, तो अजाद्यतः षष्ठ्यंतम, टाप प्रथमांतम, द्विपदमिदं सूत्रम। अजाद्यतः यह षष्ठ्यंत पद है और टाप यह प्रथमांत पद है। इस प्रकार से ये द्विपदात्मक सूत्र है। ज्ञाप प्रातिपदिकात, इस सूत्र से प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आती है। प्रत्ययः परश्च और स्त्रियाम, इन तीनों सूत्रों का अधिकार है। तब इस सूत्र का अर्थ होता है आजादी गण में पढ़े गए शब्द अथवा ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व द्योत्य होने पर
टाप प्रत्यय होता है। आजादी गण में अजा, एडका आदि अनेक शब्द आते हैं। टकार जो टाप प्रत्यय है उसमें टकार की चुटु से और पकार की हलंतम से इत संज्ञा हो जाती है, आ मात्र अवशिष्ट बचता है। अजाद्यतः पद में षष्ठी है, तो ये षष्ठी वाच्यवाचक भाव षष्ठी है। अजाद्यतः यह प्रातिपदिकात का विशेषण है, विभक्ति परिणाम करके इसे षष्ठ्यंत प्रातिपदिकस्य बना लिया जाता है। विशेषण से तदंत विधि हुआ करती है, तब अजाद्यतः पद के एक अंश अत से तदंत विधि होकर के अदंत बन जाता है। यहाँ अत में तदंत विधि करने में समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेः प्रतिषेधो वक्तव्यः वार्तिक से निषेध नहीं होता, क्योंकि उक्त वार्तिक का निषेधक वार्तिक है उगिद वर्ण ग्रहण वर्जम। उगिद वर्ण ग्रहण वर्जम अर्थात उगित ग्रहण और वर्ण ग्रहण में तदंत विधि का निषेध नहीं होता। तो अज आदि शब्दों में भी प्रातिपदिकात विशेष्य होने के कारण तदंत विधि होती है। अतः अज आदि शब्द अंत में होने वाले शब्दों से भी टाप हो जाता है। यद्यपि अजादि में तदंत विधि का प्रतिषेध होना चाहिए, समास प्रतिषेध विधौ प्रतिषेधः इस नियम से, तथापि ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर्नास्ति इस नियम से आगे वक्ष्यमाण शूद्राच हमत पूर्वा जाति ही वार्तिक में महत पूर्व शूद्र शब्द में जाति लक्षण गीस का निषेध किए जाने से यह ज्ञापित होता है कि स्त्रीलिंग में तदंत विधि होती है। यदि तदंत विधि न होती तो शूद्र से प्राप्त गीस महाशूद्र शब्द से स्वतः प्राप्त न होता, फलतः निषेध ही व्यर्थ हो जाता। अतः उक्त वार्तिक से यह ज्ञापित होता है कि स्त्रीलिंग में तदंत विधि हुआ करती है, अर्थात उक्त दोनों निषेध यहाँ प्रवृत्त नहीं होते, यह कहने का भाव है। अब आगे यत वाच्यम स्त्रीत्यम तत्र द्योत्ये अर्थात अजादि और अदंत प्रातिपदिक के वाच्य अर्थ के रूप में स्त्रीत्व के द्योतन होने पर या अजादि और अदंत प्रातिपदिक के वाच्य अर्थ के रूप में स्त्रीत्व के द्योतन होने पर ही टाप प्रत्यय होता है, न कि स्त्रीत्व की विवक्षा में या स्त्रीत्व अर्थ में। सूत्र में अधिकृत स्त्रियाम पद भावार्थक है, उसका अर्थ है स्त्रीत्व के द्योत्य होने पर। महाभाष्य में भी कहा गया है कि स्त्रियाम यत् प्रातिपदिकम वर्तते तस्मात् टाबादयो भवन्ति स्वार्थे। प्रातिपदिक में स्त्रीत्व पहले से ही है, क्योंकि पंचकम प्रातिपदिकार्थः पक्ष में लिंग भी प्रातिपदिकार्थ ही है, अतः उसके द्योत्य होने पर स्वार्थ में स्त्रियाम सूत्र के अधिकार में विहित प्रत्यय किए जाते हैं। आजादी गण में अजादि प्रातिपदिकों का साक्षात पाठ नहीं है, किंतु कृत टाप प्रत्यांत अर्थात अजा, एड़का आदि शब्दों का पाठ प्राप्त होता है। उन परगणित टाबंतों से तत्त प्राकृतिक प्रातिपदिकों की प्रक्रिया दशा में स्वयं कल्पना की जाती है। अब प्रथम उदाहरण को उपस्थापित करते हैं। अजा, यह अज जो शब्द है ये अजादि गण पठित शब्द है। स्त्रीत्व के द्योत्य होने पर अर्थात स्त्रीलिंग की विवक्षा करने पर अज माने होता है बकरा, तो अजा माने बकरी। तो अज शब्द से स्त्रीलिंग की विवक्षा करने पर अजाद्यतः टाप इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय, अनुबंध लोप तो केवल आ बचता है, तो अज आ ऐसी स्थिति बनी। और सवर्ण दीर्घ होकर के अर्थात अकः सवर्ण दीर्घा इस सूत्र के द्वारा जकारोत्तरवर्ती अकार और टाप घटिकी भूत जो आकार है इनमें सवर्ण दीर्घ हो जाता है, जिससे अजा यह पद सिद्ध होता है। और अब आवंत होने के कारण सुविभक्ति करके रमा की तरह अजा को भी सिद्ध करते हैं। तो जिस प्रकार से रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमा भी ये रूप चलते हैं, उसी प्रकार से अजा अजे अजाः,
अजाम अजे अजाह, अजजा अजाभ्याम अजाभी, इस प्रकार से रूप चलेंगे। अब यहाँ पर शंका होती है कि आजादी शब्दों में ह्रस्व अकारांत होने से ही टाप हो सकता था, पुनः आजादी गण में इनका पाठ क्यों? भाई आजादी गण जो है उसमें अजा का पाठ क्यों किए? भाई अज शब्द पुंस्त विशिष्ट है, तो पुंस्त विशिष्ट होने पर स्त्रीत्व की विवक्षा करते, तो स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर अजाद्यतश टाप इस सूत्र की प्रसक्ति हो जाती, और प्रसक्त इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय का विधान स्वतः हो जाता। आजादी गण में अज का पाठ क्यों किए, ऐसा प्रश्न होता है। तो इसका उत्तर देते हैं मूल में, अजाद्युक्तिर गीशो गीपश्च बाधनाय, अजाद्युक्तिर गीशो गीपश्च बाधनाय, अर्थात आजादी गण में अज का पाठ इसलिए किए हैं ताकि गीस और गीप प्रत्यय ना हो, टाप प्रत्यय का ही विधान हो। तो भैया किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर गीस और गीप प्राप्त था, ऐसी जिज्ञासा होती है। तो कहा जिससे अदंतत्वात् टाप प्रत्यय सिद्ध होते हुए भी आजादी गण में इसका पाठ होने से प्रतिपदोक्त हो जाने के कारण आजादियों में टाप प्रत्यय का विधान बलवान हो जाता है, जिससे कि सामान स्त्रीत्व विवक्षा में प्राप्त टाप प्रत्यय का बाध कर जाति विषयक स्त्रीत्व विवक्षा में जातेर स्त्री विषयादयोपधात इस सूत्र से गीप और पुंयोग होने के पर पुंयोगादाख्यायाम इस सूत्र से प्राप्त गीस, जातेर स्त्री विषयादयोपधात इस सूत्र से गीस प्राप्त था, और पुंयोग होने पर पुंयोगादाख्यायाम इस सूत्र से भी गीस प्राप्त था, और वयसी प्रथमे इस सूत्र के द्वारा गीप प्राप्त था। तो इन तीनों को बाधकर टाप ही हो, अर्थात आजादीगण पठित शब्दों से जाति विषयक स्त्रीत्व विवक्षा में पुंयोग होने पर तथा वयोवाचक स्त्रीत्व विवक्षा में भी टाप ही हो, न कि गीप गीस आदि, इसलिए अकारांत होते हुए भी आजादीगण में पाठ किया गया। अब आगे मूलकार कहते हैं, अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणान्नेह पंचाजी। अब पंचाजी पद की सिद्धि करते हैं। तो पंचाजी अज शब्दांत होने पर भी टाप नहीं हुआ। यहाँ पर पंचानाम अजानाम समाहारः इस विग्रह में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र से समाहार अर्थ में द्विगु समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा, नकार का नलोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप, पंचन में जो नकार है उस नकार का नलोप प्रातिपदिकांतस्य इस सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो जाएगा। तो पंच अज बनने पर अकः सवर्णे दीर्घा इस सूत्र से दीर्घ होकर पंचाज शब्द बना है। यहाँ पर भले अजा शब्द मात्र में स्त्रीत्व हो, किंतु पंचाज शब्द में समाहार वाच्य होने से समाहार द्विगु समास जो हो गया, इस द्विगु समास होने के कारण स्त्रीत्व जो है वो गौण हो गया। तो जब स्त्रीत्व गौण हो गया तो टाप नहीं होता है। पंचाज शब्द में समाहार वाच्य होने से स्त्रीत्व गौण हो गया, इसलिए टाप नहीं होता। अपितु दिगोह सूत्र से गीप होकर पंचाजी यह बन जाता है, अर्थात अकारांतोत्तर पदो द्विगुस्त्रियाम इष्टः। इस वार्तिक से स्त्रीत्व के द्योत्य होने पर गीप होता है। अत्र ही समासार्थ समाहार निष्ठम स्त्रीत्वम, अर्थात पंचाज शब्द में समासार्थभूत जो समाहार तन्निष्ठ स्त्रीत्व पंचाज शब्द का है, न कि केवल अज शब्द का। इस प्रकार अजनिष्ठ स्त्रीत्व के गौण होने से टाप नहीं होता। अतः अब अदंत शब्द के उदाहरण देते हैं। खट्वा, खट्वा माने खाट या पलंग। सामान्य रूप से हम कहें तो
अजाद्यतश टाप इस सूत्र का अर्थ है कि अजादि गण पठित शब्द या ह्रस्व आकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है, ये इसका अर्थ है। तो मित्रों, पंचाज यह जो शब्द है ये समास भूयिष्ठ पद है। समास हुआ और समास होने के बाद पंचाज बना, तो अज शब्द स्त्रीत्व है, अज शब्द में स्त्रीत्व है, अज शब्द पुंस्त विशिष्ट है और पुंस्त विशिष्ट से स्त्रीत्व की विवक्षा करने पर हम टाप प्रत्यय कर सकते हैं। लेकिन जो समासार्थ भूयिष्ठ जो पद है, कौन? पंचाज शब्द। तो इस पंचाज शब्द से एक वार्तिक है, अकारांतोत्तर पदो दिगुम स्त्रियामिष्टः। इस वार्तिक से स्त्रीत्व के द्योत्य होने पर गी प्रत्यय हो जाता है, यह कहने का अभिप्राय है। अर्थात पंचाज शब्द में समासार्थभूत जो समाहार तन्निष्ठ स्त्रीत्व, उसमें जो स्त्रीत्व है, पंचाज शब्द में जो स्त्रीत्व है वो गौण हो जाने के कारण मुख्य स्त्रीत्व में ही टाप प्रत्यय प्रसक्त होता है और गौण स्त्रीत्व में टाप प्रत्यय नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं ग्रंथकार। तो यहाँ पंचाजी, यहाँ पर पंचानाम अजानाम समाहारः, यहाँ पर दिगु समास हुआ, समाहार दिगु, और दिगु समास होने के कारण दिगोह इस सूत्र के द्वारा गी प्रत्यय हो गया, तो पंचाजी यह पद सिद्ध हो गया। अब अगला उदाहरण देते हैं, खट्वा। इसका अर्थ होता है खाट या पलंग। तो खट्यते कांक्षते सर्वैः या, इस अर्थ में खट कांक्षायाम अर्थात इच्छा अर्थ में धातु है। इस अर्थ वाली धातु से आशु प्रूषी लटी कर्णी खटी विशिभ्य क्वन, ये सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा क्वन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? क्वन प्रत्यय। और क्वन प्रत्यय होने के बाद अनुबंध लोप होकर के, अनुबंध लोप अर्थात ककार की संज्ञा हो जाती है, नकार की संज्ञा हो जाती है, केवल वकार अवशिष्ट बचता है, तो खट्व शब्द बन जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा होती है, अजादिगणीय शब्द मानकर, अर्थात अजादिगण में इसका पाठ है, अजा शब्द का अजादिगण में पाठ है, अज शब्द का, और इसी प्रकार से खट्वा इस पद का भी अजादिगण में पाठ है। तो अजादिगणीय शब्द होने के कारण स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्यतश टाप इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय होता है। अनुबंध लोप, तो खट्व आ और सवर्ण दीर्घ होकर के खट्वा शब्द बनता है। इसके भी रूप रमा शब्द की तरह चलते हैं। अब अजादिगणीय अन्य शब्दों का उदाहरण दे रहे हैं। एडका, एडका माने होता है मादा भेड़, माने स्त्री विशेष भेड़ जाति। एड़क अजादिगणीय शब्द है। स्त्रीत्व अर्थ के द्योत्य होने पर अजाद्यतश टाप इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय, अनुबंध लोप एडक आ, सवर्ण दीर्घ होकर के एडका बना। अब आबंत से सुविभक्ति करके रमा की तरह एडका एडके एडका ये रूप चलते हैं। अश्वा, तो अश्व माने होता है घोड़ा, अश्वा माने होता है घोड़ी। तो अश्नुते व्याप्नोति, इस अर्थ में अशुभ व्याप्त धातु से आसु प्रूषी लटी कणी खटी विशिभ्य क्वन, इस सूत्र के द्वारा क्वन प्रत्यय होता है, वा मात्र अवशिष्ट बचता है। तो अस धातु में उकार की संज्ञा हो जाती है, तो अस वा मिला देंगे तो अश्व। अजादिगणीय मानकर स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्यतश टाप इस सूत्र से टाप प्रत्यय, अनुबंध लोप, सवर्ण दीर्घ होकर के अश्व प्लस आ, सवर्ण दीर्घ हो गया तो अश्वा। अब आबंत से सुविभक्ति करके रमा की तरह अश्वा अश्वे अश्वाह आदि रूप सिद्ध होते हैं। चटका, चटका माने होती है चिड़िया, चटका माने चिड़िया। तो चट भेदने धातु से संज्ञा अर्थ में कुबुन बुन शिल्पी संज्ञयोर पूर्वश्यापी, इस उणादि सूत्र के द्वारा वुन प्रत्यय होता है। कौन सा? आधा ककार माने हलंत ककार, वकार, ह्रस्व उकार और नकार, वुन प्रत्यय होता है। और अनुबंध लोप होकर के वु को अक आदेश हो जाता है, यू और नाको इस सूत्र के द्वारा।
तो युवोर नाकौ इस सूत्र के द्वारा वू को अक आदेश हो जाता है, तो चट धातु थी, वू को अक हो गया तो चटक यह पद बना। अब प्रातिपदिक संज्ञा अजाद्यतः टाप से टाप प्रत्यय सवर्ण दीर्घ होकर के चटका। इसके भी रूप रमा शब्द की तरह चलेंगे, चटका चटके चटकाहा। मूसिका, तो मूषक माने होता है चूहा और मूषिका माने होता है चूहिया। तो मूषक मुष्णाति, इस अर्थ में देखिए कोई पूछ दे कि मूषक को मूषक ही क्यों कहते हैं, तो कितना बढ़िया संस्कृत में वैज्ञानिकता उपस्थापित की गई है। मुष इस्ते अर्थात चोरी करने अर्थ में ये मुस धातु है, और इस मुस धातु से ड़बुल त्रिचौ इस सूत्र के द्वारा ड़बुल प्रत्यय होता है, और ड़बुल प्रत्यय उसके स्थान पर यू और नाकौ से अकादेश, तो मूसक शब्द बनता है। मुस धातु है, ड़बुल प्रत्यय हुआ, लकार लकार की संज्ञा केवल वू बचा, वू को अकादेश हो गया, तो मूस मुस और अक। अब जब मुश और अक तो मिला दिए तो मूषक। अब यह अजादि गणीय शब्द है। स्त्रीत्व द्योत्य होने पर टाप प्रत्यय, स्त्री लिंग की विवक्षा करने पर स्त्रीत्व द्योत्य होने पर अजादि गण पठित यह शब्द है, तो अजादि गण में पठित शब्द होने के कारण इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय, और टाप प्रत्यय हो जाएगा सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो मूषका यह पद बन जाएगा। अब प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यशुतः, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यशुपः, इस सूत्र के द्वारा शकार से परे अकार के स्थान पर इकार आदेश हो जाता है। अर्थात मू शा आ, मा ऊ शा आ का आ, इतने शब्द हैं, तो शा के बाद जो आ है उस आ को इकार आदेश हो जाता है इस सूत्र के द्वारा। तो मूषिका, मूषिका यह शब्द बनने पर स्वादि कार्य हो जाते हैं, सो विभक्ति आती है, रमा की तरह मूषिका मूषिके मूषिका ये रूप चलते हैं। एषु जाति लक्षणों गीश प्राप्तः, अर्थात अजा एडका अश्वा चटका मूसिका इन शब्दों से जातेर स्त्री विषयादयो पदार्थ इस सूत्र से जातिवाचक मान करके यहाँ पर गीश प्रत्यय प्राप्त था, क्योंकि उक्त सभी शब्द जातिवाचक हैं। अब गीश को बांधने के लिए शब्दों का अजादि गण में प्रवेश कराना या अजादि गण में इनका पाठ कर देने से यहाँ पर टाप ही प्रसक्त होता है, गीश गीप की प्रसक्ति नहीं हो पाती, यह कहने का अभिप्राय है। बाला, तो बाला माने बालक और बाला माने बालिका, तो बाला बालिका अर्थात लड़की। बल्यते बलते वा, इस अर्थ में बल संचलने धातु से हलश्च सूत्र से घई प्रत्यय करके ज्वलितिक संतेभ्यो णः इस सूत्र से णा प्रत्यय होकर उपदा वृद्धि से बाल शब्द बनता है। तो स्त्रीत्व में अजादिगणीय मानकर, स्त्रीत्व में अजादिगणीय माने अजादिगण में पाठ होने के कारण टाप आदि होकर बाला, जिस प्रकार से अभी अश्वा चटका मूसिका एडका ये सब हम लोगों ने पढ़े, उसी प्रकार से बाल इस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय करने पर बाला यह पद सिद्ध होता है। तो बाला बाले बाला। इसी प्रकार से वत्सा, वत्सा माने होता है शिशु पुत्र बछड़ी या बछिया। तो वदति अर्थ में वदव्यक्तायाम वाची धातु से व्री त्रि वदि हनि कमी कशिभ्यः शह इस उणादि सूत्र के द्वारा शा प्रत्यय, और शा प्रत्यय होने पर धातु के तकार को खरिचा से चर्त होकर वत्स शब्द बना। प्रातिपदिक संज्ञा में के बाद स्त्रीत्व में प्रकृत सूत्र से टाप प्रत्यय होने के बाद वत्सा शब्द बनता है, और जब स्वादि कार्य पूर्ण होते हैं तो वत्सा वत्से वत्सा है रूप चलते हैं। इसी प्रकार से होढ़ा, होढ़ा माने होती है कुमारी, तो होढ़ शब्द से टाप आदि करेंगे तो होढ़ा। मंदा, मंदा का अर्थ होता है कुमारी। मंदते स्वपिति अर्थ में मद स्तुति मोद मद स्वप्न कांतिषु गतिषु
ये जो मद धातु है, मदि धातु है, इस मदि धातु से इदित्वान नुम हो जाएगा तो मंद धातु बन गई, इदितो नुम धातु हो से। और मंद धातु से नंदि ग्रही पचादिभ्यो णुलिन्यचः, इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय होकर मंद शब्द बन जाएगा। और स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर, स्त्रीत्व की विवक्षा करने पर इस अजाद्यतश टाप इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय होकर मंदा मंदे मंदा हे रूप बनेंगे। बिलाता, बिलाता का अर्थ होता है कुमारी। होढ़ा, मंदा, बिलाता ये सब कुमारी पदवाच्य हैं। तो बिलाता इसका अर्थ होता है कुमारी। तो बिलात शब्द से स्त्री प्रत्यय टाप होगा और टाप होने के बाद सवर्ण दीर्घ होगा, प्रातिपदिक संज्ञा स्वादुत्पत्ति एवं रमा की तरह बिलाता भी सिद्ध होगा। तो एषु वयसि प्रथमे इति गीप प्राप्तः। होढ़ा, मंदा, बिलाता इन स्थलों में वयसि प्रथमा अर्थात वयोवाचक प्रथमावस्था होने के कारण यहाँ पर गीप प्रत्यय प्राप्त था। उसको अर्थात गीप प्रत्यय को साधने के लिए होढ़ा, मंदा, बिलाता इत्यादियों का पाठ अजादिगण में किया गया है। अब अगला वार्तिक है संभस्त्राजिन षणपिंडेभ्यः फलात्। यह वार्तिक सूत्र है। कहते हैं वार्तिकार्थ यह है, सम, भस्त्र, अजिन, षण और पिंड इन शब्दों से पर में विद्यमान फल शब्द से टाप प्रत्यय होता है। अर्थात जो सम, भस्त्र, अजिन, षण और पिंड ये शब्द पूर्व में हो और इनसे फल शब्द जुड़ा हो, फल शब्द बाद में जुड़ा हो, तो ऐसे शब्दों से क्या होता है? टाप प्रत्यय होता है। यह वार्तिक, ये जो वार्तिक है, यह पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, बालोत्तर पदाच्च इस सूत्र का क्या है? अपवाद है। आगे इस सूत्र की हम चर्चा करेंगे। सामान्य हम जान लें कि संभस्त्राजिन षणपिंडेभ्यः फलात् यह जो सूत्र है, वार्तिक सूत्र है, इस वार्तिक सूत्र के द्वारा पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, बालोत्तर पदाच्च इस सूत्र का ये बाधक सूत्र है। पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, बालोत्तर पदाच्च इस सूत्र का संभस्त्राजिन षणपिंडेभ्यः फलात् यह सूत्र बाधक है। उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। समफला अर्थात समृद्ध फल वाली लता। समफला का अर्थ होता है समृद्ध फल वाली लता। तो समृद्धानि फलानि यस्याः इस लौकिक विग्रह में सम शब्द का फल शब्द के साथ बहुब्रीहि समास होने पर समफल बनता है। समफल पद कैसे बनता है ये आप जान लीजिए कि समास होता है तब बनता है। कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास होने के बाद समफल शब्द बनता है। उक्त सूत्र को बाधकर, उक्त सूत्र कौन कौन है? पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, बालोत्तर पदाच्च ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय का विधान होता है। तो इस सूत्र के द्वारा अगर गीस प्रत्यय होता तो समफली, भस्त्रफली, अजिनफली, षणफली, पिंडफली ऐसे पद बनते। लेकिन जब इस सूत्र का, वार्तिक सूत्र का शुभारंभ किया, क्योंकि लोक में समफला, भस्त्रफला ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए वार्तिककार जी ने इस सूत्र का वार्तिक सूत्र का शुभारंभ किया, जिसके कारण इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय होगा। तो समफल शब्द रहा, टाप प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप हो गया, तो समफल आ, सवर्ण दीर्घ हो गया, तो समफला बन गया। स्वाधिकार्य होता है तो रमा की तरह इनके रूप चलते हैं। इसी प्रकार से भस्त्रफला, भस्त्रफला, भस्त्रफला का अर्थ होता है भाथी। भस्त्रा इव फलानि यस्याः इस लौकिक विग्रह में भस्त्रा शब्द का फल शब्द के साथ बहुब्रीहि समास होने पर भस्त्रा फल बना। अब ज्ञापोः
संज्ञा छंदसोर बहुलम इस सूत्र के द्वारा भस्त्रा को ह्रस्व होकर के भस्त्र फल यह शब्द बना। इस सूत्र को बांधकर ये जो पाक कर्ण पर्ण फल पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच्च यह जो सूत्र, इस सूत्र से गीस प्रत्यय का विधान होता है। इस सूत्र को बांधकर संभस्त्राजिन क्षणपिंडेभ्यः फलात् इस वार्तिक सूत्र से टाप प्रत्यय अनुबंध लोप सवर्ण दीर्घ होकर के भस्त्र फला बनने के बाद स्वादि कार्य से भस्त्र फला समफला बना। इसी प्रकार से भस्त्र फला। आगे मित्रों आप लोग अजिन फला की सिद्धि कैसे होती है इसको कमेंट के माध्यम से बताएं। क्षण फला कैसे सिद्धि होगी, पिंड फला की सिद्धि कैसे होगी, इनकी सिद्धि आप लोगों के द्वारा कमेंट के माध्यम से होनी चाहिए तो बहुत श्रेयस्कर होगा। हमें भी प्रतीत होगा कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो निश्चित रूप से शास्त्रश्रमी हैं, तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा और हम इसका व्याख्यान करने के लिए अभिप्रेरित होंगे। अब अगला वार्तिक का शुभारंभ करते हैं। सदच कांड प्रांत शतैकेभ्यः पुष्पात्, यह भी वार्तिक है। शत लुप्त नकारक अच अर्थात अंचु धातु, कांड, प्रांत, सत, एक, इन शब्दों से परे जो पुष्प शब्द है उससे स्त्रीत्व द्योत्य होने पर टाप प्रत्यय होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि सदच कांड प्रांत शतैकेभ्यः पुष्पात् अर्थात सत, अंचु धातु का अच, कांड, प्रांत, शत और एक, इनके बाद अगर पुष्प शब्द होता है तो टाप प्रत्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सतपुष्पा। सतपुष्पा, सत माने विद्यमान है, पुष्पा माने पुष्प, जिसके फूल अभी विद्यमान है, ऐसी लता आदि। ऐसी लता को हम क्या कहेंगे? सतपुष्पा। तो संति पुष्पाणि यस्याह, इस विग्रह में सत शब्द का पुष्प शब्द के साथ बहुब्रीहि समास होने के बाद सतपुष्प शब्द बना है। अब पुनः इसमें पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच्च इस सूत्र से घीस प्रत्यय प्राप्त होगा और इसको सदच कांड प्रांत शतैकेभ्यः पुष्पात् इस वार्तिक के द्वारा टाप प्रत्यय होने पर सतपुष्पा सिद्ध हो जाता है और घीस प्रत्यय का बाध हो जाता है। इसी प्रकार से प्राग पुष्पा, तो प्राउपसर्ग पूर्वक प्रपूर्वक, प्राग पुष्पा का अर्थ होता है पहले ही पुष्पयुक्त लता आदि जिसमें पूर्व में पुष्प रहे हों। तो यहाँ पर प्रा उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से क्विन प्रत्यय होकर के प्राक शब्द बना है। अब प्रांची पुष्पाणि यस्याह इस विग्रह में समास होने के बाद प्राक पुष्प शब्द बनता है, टाप प्रत्यय होकर के प्राक पुष्पा सिद्ध हो जाता है। प्रत्यक पुष्पा, प्रत्यक पुष्पा का अर्थ होता है प्रत्यंची पुष्पाणि यस्याह इस विग्रह में बाद में खिलने वाले पुष्पों से युक्त लता, अपामार्ग आदि। तो इस विग्रह में प्रत्येक पुष्प शब्द बनाकर जब प्रत्येक पुष्प शब्द बन जाएगा तो प्रकृत वार्तिक से टाप प्रत्यय होकर के प्रत्येक पुष्पा बन जाएगा। इसी प्रकार से कांड पुष्पा, तो हर शाखा में पुष्प वाली लता, हर शाखा में पुष्प वाली लता। कांडे पुष्पाणि यस्याह इस विग्रह में समास होकर के कांड पुष्प शब्द बना और प्रकृत वार्तिक सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय, तो कांड पुष्प सिद्ध हो जाता है। प्रांत पुष्पा, इसी प्रकार से किनारे फूल वाली लता आदि। प्रांते पुष्पाणि यस्याह विग्रह में प्रांत पुष्प शब्द बनने के बाद टाप प्रत्यय करेंगे, सवर्ण दीर्घ करेंगे तो प्रांत पुष्पा। शत पुष्पा, 100 पुष्प वाली लता आदि। शतम पुष्पाणि यस्याह इस विग्रह में सतपुष्प बनेगा और वार्तिक से टाप हो जाएगा, टाप प्रत्यय करके सवर्ण दीर्घ करके सतपुष्पा। एक पुष्पा, तो एक फूल वाली लता आदि। तो एकम पुष्पम यस्याह एक फूल है जिसमें उसको एक पुष्प कहेंगे और एक पुष्प से टाप प्रत्यय हो जाएगा तो एक पुष्पा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि समफला, भस्त्रफला, अजिनफला, क्षणफला, पिंडफला, शतपुष्पा, प्रागपुष्पा, प्रत्यक पुष्पा, कांड पुष्पा, प्रांत पुष्पा, सतपुष्पा, एक पुष्पा,
इत्यादि जो भी शब्द हैं इनमें सब में टाप प्रत्यय हुआ है। अब प्रतियोगी प्रतियोगिता में अगर पूछा जाए कि भस्त्रफला इत्यत्र कश्च प्रत्ययः, टाप डाप चाप उपर्युक्त तीनों, तो आप तीनों नहीं लगाएंगे, बड़े सोच समझ करके टाप प्रत्यय ही लगाएं तो उचित होगा मित्रों। अब आगे कहते हैं शूद्रा चाहमत पूर्वा जाति ही, यह वार्तिक सूत्र है। यदि शूद्र जाति वाच्य हो तथा महत शब्द पूर्व में ना हो तो शूद्र शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में टाप होता है। जैसे शूद्र है, शूद्र से स्त्री शूद्रा, शूद्र से स्त्री शूद्रा, शूद्र शब्द है, स्त्रीत्व की विवक्षा पे टाप प्रत्यय होगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो शूद्रा शूद्रे शूद्रा ये रूप चलेंगे। तो शूद्र के द्वारा विहित पूर्वक, शूद्रा किसे कहते हैं तो किसी शूद्र के द्वारा विधि पूर्वक विवाहित अपनी पत्नी में उत्पन्न कन्या शूद्रा कहलाती है। मान लीजिए शूद्र है, उस शूद्र का किसी शूद्री से विवाह हुआ तो शूद्र और शूद्री के संसर्ग से जिस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ उस कन्या को हम शूद्रा कहेंगे। इस तरह यह ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर शूद्रा प्रयोग करना है और कहाँ पर शूद्री का। तो शूद्र की जो कन्या विशेष होगी उसको हम शूद्रा कहेंगे। अहमत पूर्वा किम महाशूद्री, अर्थात प्रकृत वार्तिक में अहमत पूर्वा का प्रयोजन यह है कि महत शब्द पूर्व में हो रहने पर टाप न होकर के गीस ही होगा, अतः महाशूद्री होगा। जब महत शब्द पूर्व में होगा तो निश्चित रूप से टाप प्रत्यय नहीं होगा, तब गीस प्रत्यय ही होगा, तो महाशूद्री। और सामान्य स्थिति में खाली शूद्र शब्द से अगर स्त्रीत्व की विवक्षा करेंगे तो टाप प्रत्यय होगा। कृंचा बीड़ा, कृंचा माने बीड़ा, चकारांत कृंच धातु से ऋत्विक ददृक्ष गृष्ण गंच युज कृंचांचा, इस सूत्र से क्विन प्रत्यय। नकारालोपा भाव निपातनात्, नकार का लोप हो जाता है निपातनात् तो कृंच, और यह हलंत पद सिद्ध हो जाता है। कृंच शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा करने पर टाप प्रत्यय मिला दीजिए तो कृंचा। उष्णिहा, यह वैदिक छंद विशेष है तो उत्पूर्वक इष्णु ही धातु है, ऋत्विक दधिक सृग दगुष्ण गंच कृंचांचा, इस सूत्र के द्वारा क्विन प्रत्यय। और उपसर्ग के तकार का लोप आदि निपातित होकर के हकारांत उष्णि ही शब्द बना। अब स्त्रीत्व द्योत्य होने पर उष्णिहा, उष्णि इस प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय होगा तो उष्णिहा। अब देवविषा, देवविषा मरुदगण है, देवविषा का मतलब मरुदगण, यह सकारांत देवविष शब्द है, उसे अजादिगणीय मान करके देवविष शब्द को अजादिगणीय मान लेते हैं और अजाद्यतः टाप इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय, तो देवविषा बनने के बाद स्वादि कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से देवविषा, देवविषे, देवविषाः ये रूप चलते हैं। अब ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा पुम योगेपि, ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा इति पुम योगोपि, अर्थात क्रमशः बड़ी छोटी और मझली अर्थ में विद्यमान शब्दों में पुंयोग होने पर भी टाप प्रत्यय होता है, क्योंकि इनका अजादिगण में पाठ है। अब एक सूत्र है मध्यमा, मध्यमस्य स्त्री मध्यमी होना चाहिए, ज्येष्ठस्य स्त्री ज्येष्ठी, इस प्रकार से पदों का उपस्थापन होना चाहिए, पद संसिद्ध होने चाहिए। तो ग्रंथकार कहते हैं कि ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमेति पुम योगेपि, पुम योग होने पर भी टाप प्रत्यय ही होता है, क्योंकि अजादि गण में इनका पाठ है। तो पुम योगादाख्यायाम इस सूत्र को बाध करके यहाँ पर टाप प्रत्यय होगा। तो ज्येष्ठस्य स्त्री ज्येष्ठा, कनिष्ठस्य स्त्री कनिष्ठा और मध्यमस्य स्त्री मध्यमा, इस प्रकार से समझना चाहिए। कोकिला जातावपि, मादा कोकिला, ये जाति विशेष है तो जातेर स्त्री विषयादयो पदार्थ इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर गीस प्रत्यय हो जाता। लेकिन ये कोकिला जातौ अपि अर्थात जातित्वादपि
जातित्व लक्षण द्योत्य होने पर भी इस प्रकृत सूत्र के द्वारा अजाद्य तष्टाप के द्वारा टाप प्रत्यय हो जाएगा, तो कोकिली न बनकर कोकिला यह पद बनेगा। अब कहते हैं मूलान्नयः, नई पूर्वक नई समास हुआ हो और मूल शब्द हो तो उससे टाप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। अमूला अर्थात बिना जड़ वाली लता। अविद्यमानम मूलम यस्याह, इस अर्थ में नञ्योस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तर पदलोपश्च, इस सूत्र से समास और विद्यमान शब्द का लोप हो करके अविद्यमान, ये जो विद्यमान है अविद्यमानम मूलम यस्याह, ये जो विद्यमान पद है इसका लोप हो जाता है तो न मूल बना। न लोपो नञ्यः, इस सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो करके अमूल शब्द बना है। यहाँ पर पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच्चा सूत्र से गीस प्राप्त था, उस गीस को बाध्य करके मूलान्नयः इस सूत्र से टाप प्रत्यय हुआ तो अमूला सिद्ध हुआ। आगे स्वादिकार इत्यादि हो जाते हैं। ऋण्यभ्यो गीप, ऋण्यभ्यो गीप, यह प्रसंगवश अजंत स्त्रीलिंग में व्याख्यात गीप प्रत्यय करने वाले सूत्र का स्मरण कराया गया है। यहाँ पर यह सूत्र ऋकारांत और नकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय का विधान करता है। स्त्रीत्व प्रकरण में, स्त्री प्रत्यय प्रकरण में स्त्रीत्व के लिए गीप गीस घीन आदि प्रत्ययों का विधान करने वाले अनेक सूत्र हैं, किंतु यहाँ पर यह सामान्य सूत्र दिया गया है। सूत्र में ऋन्ना के नकार में अकार उच्चारणार्थ है और रित का अर्थ है ह्रस्व ऋकार। रित और ना दोनों से तदंत विधि होकर के ऋदंतेभ्यो नकारांतेभ्यश्च बना लिया गया है। कर्तृ शब्द ऋकारांत है, कर्तृ शब्द ऋकारांत है और दंडिन शब्द नकारांत है। ऐसे शब्दों से गीप प्रत्यय हो जाता है। स्वस्त्री आदि शब्दों को छोड़कर, क्योंकि उस सूत्र में ही स्वस्त्री आदि शब्दों के बारे में चर्चा की गई है। गीप टापौ न इस्तः, गीप टाप इनसे कुछ नहीं होता है। अब पकार की संज्ञा और गकार की संज्ञा लसक को तद्धिते से और तस्य लोप से लोप होकर के केवल ई बचता है। गीप में केवल ई बचता है, तो गीप में पकार अनुबंध तथा गीस में सकार अनुबंध, गीन में नकार अनुबंध प्रत्ययों को रोकने के लिए किया गया है। अनुबंध सामान्य के ग्रहण के लिए है, सामान्य के ग्रहण के लिए है। इसके ना करने पर भी ज्ञाप प्रातिपदिकात से गी के द्वारा केवल गीन और गीश का ही ग्रहण होता, गीप का नहीं हो पाता। गीप में पकार अनुबंध अन्य गीस गीन प्रत्ययों को रोकने के लिए है, अर्थात अन्य जो प्रत्यय हैं गीप गीस गीस गीन, इन प्रत्ययों को रोकने के लिए गीप में पकार अनुबंध लगाया गया है। अगर ना होता तो ज्ञाप प्रातिपदिकात इस सूत्र में गी के द्वारा केवल गीन और घीस का ग्रहण होता, गीप का नहीं हो पाता। अब कर्त्री, तो करने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? करने वाली स्त्री, स्त्री कर्ता, तो क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो कर्त्री यह पद निष्पन्न होता है। अब कर्त्री, इससे इस ऋण्यभ्यो गीप इस सूत्र से गीप प्रत्यय अनुबंध लोप, तो कर्तृ ई इको यणच से यण हो गया, तो कर तर ई वर्ण सम्मेलन किए तो कर्तृ बन जाता है। तो कर्तृ शब्द के रूप नदी की तरह चलेंगे। इसी प्रकार से दंडिनी, तो दंड को धारण करने वाली स्त्री विशेष। दंडम अस्याह अस्ति, इस विग्रह में अत इन ठनऊ इस सूत्र से इन्हीं प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप हो जाएगा, तो दंड इन हो गया। अब यस्येतिचा से आकार का लोप होकर के दंडिन बना, तो नकारांत होने के कारण ऋण्यभ्यो गीप से गीप हुआ, अनुबंध लोप, तो दंडिनी शब्द बन जाता है। स्वादिकार्य होने पर नदी की तरह दंडिनी, दंडिन्यौ, दंडिन्यः इत्यादि रूप बनते हैं। तो मित्रों, जो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले मित्रगण हैं वो
सामान्य रूप से इतना जानते रहें कि अजा, एडका, अश्वा, चटका, मूसिका, वत्सा, बाला, होढ़ा, मंदा, बिलाता, समफला, भस्त्रफला, अजिनफला, एक पुष्पा, शत पुष्पा, कांड पुष्पा, प्रांत पुष्पा इत्यादि जो बहुत सारे, प्राक पुष्पा, प्रत्येक पुष्पा, ये जो सब उदाहरण प्रत्युदाहरण हम लोगों ने अभी तक सुना, ये सब टाप प्रत्यांत हैं और यहाँ पर टाप प्रत्यय ही प्रसक्त होता है। ऐसी स्थिति को अपने मन में समझे रहना चाहिए। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमो नमः।